तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। ये नज़म कश्मीर का नाम है, ये नज़म AMU का नाम है, ये नज़म जामिया का नाम है, ये नज़म UP का नाम है, ये नज़म JNU का नाम है, दिल्ली का नाम है, ये नज़म उन तमाम जगहों का नाम है जहाँ रात के अंधेरों में जुल्म ढाया गया कायरों बुज़दिलों के द्वारा। कि सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है। हो हमारे खून से ही हो सही सच जरूर लिखा जाएगा, हो हमारे खून से ही हो सही सच जरूर लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजर बंद करके, हथौड़ियां लेकर दफ्फतन मेरे घर में घुस आना। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय, मातरम, मातरम। का एक तरह का चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी यहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा, सारी मस्जिद हटा देंगे। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। ये नज़म कश्मीर का नाम है, ये नज़म AMU का नाम है।
है वो थी। और उसके बाद जैसे ही ये लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हुआ, धीरे धीरे जितने भी ये को निशाना बनाया गया और लगातार उनकी गिरफ्तारियां करी गई। 2 दिन पहले नताशा नरवाल जो कि पिंजरा तोड़ एक संगठन है, उससे भी गिरफ्तारी करी गई। उससे पहले जामिया के छात्रों में जिसमें से खालिद सैफी और इशरत जहां पहले से अरेस्ट करी गई। उसके बाद सतुआ सरगर्द हुई, निरान हैदर है और रहमान है, शिक्षा करके एक लड़की है जो सीलमपुर की रहने वाली है, उनको अरेस्ट किया गया। और अभी 2 दिन पहले 2 छात्रों को अरेस्ट किया गया अलीगढ़ से, जिसमें एक को रिहा कर दिया गया, लेकिन एक को भी जेल में डाल दिया गया। इसके साथ साथ इलाहाबाद में उमर खालिद नाम के लोकल एक छात्र नेता थे, उनको अरेस्ट किया गया। 2 महीने के बाद बेल मिली। आज भी हम लोगों को खबर मिली कि पालनपुर में कई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए थे। इस बीच पालनपुर में लगातार क्रैकडाउन जारी है और बाकी सब जगह तो अरेस्ट भी चल रही हैं और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं। लेकिन दिल्ली में जितने भी कार्यकर्ता थे उनके बीच में बिल्कुल दहशत बनाई गई और यूएपीए इस तरह से लगा दिया गया। एक आम प्रोटेस्टर्स, फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर, स्टूडेंट्स, उनके ऊपर लगातार यूएपीए लगा दिया गया। इसी के सिलसिले में आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं मनोज झा साहब से, प्रोफेसर मनोज झा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनिशियल पॉइंट से अपना आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करें इनॉग्रल रिमार्क से, तो क्योंकि वो इस पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा भी रहे हैं और वो जितने भी लोग मेरे ख्याल से इस आंदोलनों से जुड़े रहे हैं वो आपसे पर्सनली भी कनेक्ट थे। वो आपके स्टूडेंट थे जब आप जामिया में थे, या पिंजरा तोड़ की वो लड़कियां जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी तब भी वो आपके स्टूडेंट रहे होंगे। तो मैं प्रोफेसर झा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनिशियल रिमार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू नदीम। मैं आग्रह करूंगा, आई रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स, कॉमरेड्स, फेलो पार्लियामेंटेरियंस एंड अदर्स to mute their audio for some time and we'll follow the same pattern subsequently. Thank you very much to all of you. I think this is a series of things we are doing in last couple of days. I'll just put it on record that while the whole country was asked to prepare and follow the strict rules of fighting corona pandemic, stay home and stay safe, while the whole India, all important agencies were supposed to concentrate on corona pandemic, I think one particular agency, particularly the law and order mechanism, particularly Delhi police, they went berserk and made arrests. The modus operandi of these arrests remind you of one of the most brazen manner in which state can operate. Students who were protesters, almost all of us participated in anti-CAA protest. Almost all who are here as part of the panel. We were simply wanting to restore retrieve our constitution so that we can be proud of the fact that we have a preamble and which is inclusive preamble. Now students all over India protested. Now what is very dark, in the dark shadows of the pandemic, what the Delhi police said, and it did, it called students, protesters, activists for discussion, subsequently made arrests. Initially, the arrests were on different clauses. Suddenly, they were almost blanket. They were put under UAPA. We all know courts are not functioning. There is no normal functioning. I have myself in the court premise on 3 and 4 occasions, and I have realized that this is nothing but to give a different kind of narrative. For instance, linking anti-CAA protest for Delhi violence, only certain set of FIRs are being followed. All other sets of FIRs are being neglected. Now, neglected for the reason that they want a particular narrative to be put in the public domain. That जिन लोगों ने CAA के खिलाफ आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, यही लोग दिल्ली में अशांति और हिंसा के लिए जिम्मेवार हैं. The idea of this press conference is that we'll all speak our mind in 2-3 minutes, share our concerns,
and then we'll allow the press friends, media के जो साथी हैं, वो कुछ सवाल जवाब कर पाए. It's an occasion to have a greater sense of solidarity. All parliamentarians with a common solidarity clause, we need to put our acts together. Send a message to those students, activists, whether from Pinjra Tor or any other organization, that in your fight, which was a constitutional fight, which is your right, if you undergo these kind of brazen police behavior, we are with you. We'll not allow the lives to be wasted, the lives to be put under a very different kind of narrative, which is unacceptable to us. Nadeem, these are my initial remarks. I would want everybody to speak for 2-3 minutes, and then we take questions from the media. Is that all right with you and all other friends? Nadeem ji. Now, after the initial remark of Professor Manoj Shah, I'm requesting Danish Bhai or Danish Sir to speak about this recent arrest on the crackdown of the activists of Jamia, because उनका जामिया से भी एक आता है दानिश अली साहब का, और वो जामिया के स्टूडेंट भी रहे हैं और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. दानिश भाई प्लीज. थैंक यू वेरी मच नदीम साहब कि ये प्लेटफॉर्म आपने हम लोगों को दिया. देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है. प्रोफेसर मनोज झा साहब ने कहा कि दिल्ली पुलिस का ये अमानवीय चेहरा जो सामने आया, एक तरफ जब देश कोविड-19 से लड़ रहा था, दूसरी तरफ ऐसे आंदोलनकारियों को उन्होंने इस देश के संविधान की मूल रचना की रक्षा करने का काम किया, उन पर इस तरीके का जुल्म और ज्यादती और इस तरीके के फर्जी मुकदमे मैं कहूंगा, और शायद यही वजह थी जब लोकसभा में मैं पहले सेशन ही जब ये यूएपीए का अमेंडमेंट बिल आया तो विरोध किया था और एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से ऐसे मिसयूज होता है. और अमरोहा में भी ऐसा ही हुआ था 2018-19 के 18 के दिसंबर 19 की जनवरी में कि वहां को उठाया और क्लेम किया कि साहब जो ट्रैक्टर का जैक और वो बनाने वाले लोग उससे रॉकेट लॉन्चर बना रहे थे और उनको उठा करके बंद कर दिया. बाद में कोर्ट ने जो है उनको रिलीज किया. तरीके का देश की राजधानी में खासतौर से जो पीसफुल, और मैंने बात को कहता हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद ही आजादी के आंदोलन से डली थी, और महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था और के छात्र और वहां के पूर्व छात्रों ने जिस तरीके की जिम्मेदारी का निर्वहन किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई. वो देश के सामने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया, सरकार ये लेकर आई, वो संविधान की मूल रचना के खिलाफ वो एक्ट था. उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम उन छात्र छात्राओं ने किया, और उनके खिलाफ सरकार जो है इस तरीके की दुर्भावना रखते हुए बजाय कि उन लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती, दिल्ली पुलिस इंट्रोस्पेक्ट करती कि लाइब्रेरी के अंदर घुस करके जिस तरीके की फुटेज आई, उस फुटेज को आने के बाद सामने देश और दुनिया के सामने आ गया कि किस तरीके के जुल्म और ज्यादती लाइब्रेरी के अंदर छात्र छात्राओं पर हुई. क्या इसलिए दिल्ली पुलिस ने ये काम किया कि उन आंदोलनकारी छात्र छात्राओं को उठा करके बंद कर दिया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के उस इनह्यूमन एक्ट को जो है उजागर करने का काम किया था, कि उनको पहले ही डिफेंसिव पोजीशन पे ले आए? देखिए, ये देश के लिए, देश की
जो फ्रीडम है आम आदमी की, उस पर ये कुठाराघात, ये नहीं बाद में खा लेता हूँ। इसका हम एज अ पार्लियामेंट और सारे जितने हैं इस देश मनपसंद और जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले लोग हैं, वो इसकी मजम्मत ही नहीं करते। तो ये जुल्म और ज्यादती छात्र छात्राओं के साथ हो रही है, उन आंदोलनकारियों के साथ हो रही है, उनकी सॉलिडेरिटी में हम केवल खड़े ही नहीं होंगे, बल्कि ये कोविड-19 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जरा थोड़े खत्म अब होने पर आ रहे हैं, इसको हम जॉइंटली इसके खिलाफ हम जो है सारे पार्लियामेंटेरियंस जो यहाँ हैं और दूसरे लोग मिलकर के उनके बचाव में, उनकी रक्षा में हम लोग उतरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, शुक्रिया दानिश भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नदीम भाई जितने भी पैनलिस्ट हैं हमारे। नदीम भाई, मैं मुमताज बोल रहा हूँ सर। ये जो आवाज आ रही ना, कोई कह रहा है खाना ले आओ, पानी, जरा से आप या तो खुद नहीं, आप नहीं जी मुमताज भाई, ओपन प्लेटफॉर्म के कुछ नुकसान भी हैं, नहीं आप सबको म्यूट कर सकते हैं, ये आपके पास है। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन लोग बार बार जो है वो अपने आप को अनम्यूट कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा लोगों के लिए भी सेंस की बात है। ठीक है। बहरहाल मैं इस पे आ रहा था कि मुमताज भाई हमारे साथ हैं, जो कि इनकलाब के ब्यूरो चीफ हैं, फैसल अली साहब बीबीसी से हैं, वेणु साहब जो फाउंडर एडिटर हैं वायर से, वो जुड़े हुए हैं, तो सीनियर आदित्य मेनन है हमारे बीच में क्वींस से, तो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ये अपने रिमार्क कम रखें और बाकी मीडिया के लोगों को सवाल का मौका ज्यादा देंगे, और बर्ग साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, सीनियर पार्लियामेंटियन है, बर्ग साहब अपनी बात रखेंगे। जी मैं हाजिर हूँ। देखिए, पहले मेरे एक शेर सुन लीजिएगा। वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है। वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है, न देखो कि नफरत से मुसलमान को। आज देश के अंदर जो हालात हमारे सामने हैं, और इस देश को आजाद कराने में क्या हिंदुस्तान का कौन सा आदमी था जिसने के हिस्सा नहीं लिया, और खास तौर से मुसलमान कौम ने बहरहाल अपनी हर किस्म की कुर्बानी दी। हजारों उलमा फांसी पर लटक गए, और कितने लोग मतलब ये कि सूली चढ़े, मारे गए, जलियांवाला बाग में उनका कत्ल हुआ, जगह जगह, और जगह जगह मुसलमानों के साथ जातियां और जुल्म हुई, लेकिन मुसलमानों ने उस जंग आजादी में भरपूर हिस्सा लिया। वो डरे नहीं, और उन्होंने ये समझा कि मुल्क सबका है, इसलिए हमें सबको मिलकर इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी देनी होगी। तो आज देश हमने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि हमारे साथ ही नाइंसाफी की जाए, नफरत से हमको देखा जाए। हमने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिससे कि आज भी, जबकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन लगा हुआ है और मुल्क के हालात कोरोना से हम जूझ रहे हैं, तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारी तरफ नफरत की निगाहें लगी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इसको समझना होगा, इंसान है सब, अल्लाह के सब बंदे हैं, सब को उसी ने पैदा किया है। हमें इस लॉकडाउन के मौके पर और कोरोना के वायरस के सिलसिले में बहरहाल मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, जब ही हम इसमें जीत हासिल कर सकते हैं। और हम एक दूसरे की नफरत में लगे रहे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इसलिए, और मुसलमानों के खिलाफ जो ये एनआरसी और सीए का के सिलसिले में जो मुसलमान स्टूडेंट्स ने भी, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी, और लेडीज ने भी हमारी निकलकर बाहर आई, उन्होंने देश को बचाने के लिए और इस कानून को, ये जो कानून बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है, और इस पर एहतजाज किए, धरने दिए पुरअमन तरीके से। ये इसमें हमारा आईनी हक है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या हमें एहतजाज करने का हक हासिल नहीं है? नहीं, हम रोमन तरीके से एहतजाज कर सकते हैं, हमारा राइट है, हमारा देश हमारा भी है, हम इस देश को बचाना चाहते हैं, हम इस देश को बाहर इन सारी बुराइयों से दूर करके इसको तरक्की देना चाहते हैं। लेकिन आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो? कौन सा हमारा ऐसा फेल है कि आपने जो उस वक्त CAA-ARC के सिलसिले में जो जगह जगह धरने दिए गए, चाहे वो जामिया मिल्लिया हो या वो क्या नाम था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या वो JNU हो, ये सारी जगहों पर, और लेडीज ने हमारे दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के अंदर और खुद संभल के अंदर हमने यहाँ पर धरना दिलवाया इस जगह, और जगह जगह धरना दिए गए। पुराने तरीके से कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोगों के खिलाफ बहरहाल उनके खिलाफ मुकदमा कायम किए गए। और आज इस मौके पर जबकि अभी लॉकडाउन है तो जामिया से श्रीमती सफूरा जरगर जो कश्मीर की हैं, प्रेग्नेंट भी हैं, लेकिन उनको उठाया गया, उनको जेल भेजा गया। दूसरे जामिया से मियान हैदर साहब को और शिफाउर रहमान साहब जो कि एल्यूमिनाई एसोसिएशन के सदर हैं जामिया मिल्लिया के, आमिर मिंटोई को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, फरहान जुबैरी को अलीगढ़ से, उनके जगह उनके खिलाफ 30-7 तक के मुकदमे लगा दिए गए। JNU से यानी नताश शाह के खिलाफ और दीवानगना को भी दिल्ली फसाद में उठाया गया, ये भी JNU से उठाया गया। तो आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? देश को बचाने की इस वक्त हम कोरोना से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि इसके खिलाफ। लेकिन आपने हमारे मुल्क के जो बीजेपी के लोग हैं, मोदी साहब या जो कोई भी हो, तो उसमें जो देश को इसको लेकर चल रहे हैं, बताओ मोदी साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया, किसी ने मुखालफत की पूरे देश के अंदर? मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। आज भी मुसलमान इस देश के बचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी साथ पर लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें फिर भी शक की निगाह देखा। फिर अब ये फिर नफरत क्यों है? नफरत को जब तक ये नफरत दूर नहीं होगी और ये डुअल पॉलिसी जब तक बदली नहीं जाएगी, जब तक मुल्क के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा, उस वक्त तक मुसलमान इस देश का सुधार नहीं हो सकता। इस देश को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहूंगा कि मुल्क को इसको बचाने के लिए, इसकी मुल्क की हिफाजत करने के लिए और कोरोना से मिलकर लड़ने के लिए, और ये इसमें इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये कोरोना की लड़ाई तरह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मैं तो इसको ये कहता हूं कि ये अज़ाब इलाही है, ये अज़ाब इलाही है। और इस पर हमें अल्लाह से भी डरना चाहिए। बगैर अल्लाह के माफी मांगे हम कुछ नहीं कर सकते इस देश के अंदर। इसलिए हमें सबको मिलकर इसमें काम करना है और देश को बचाना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहूंगा कि ये लड़ाई अभी लंबी है, बाकी है। हमारे देश में तो अभी केसेस निकल कर आ रहे हैं। हमें बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही जिम्मेदारी से एक दूसरे की मदद करनी है। वो कोई भी इंसान हो, किसी कौम बिरादरी का हो, वो हमारा भाई है। हमें इस वक्त ये नहीं देखना कौन किस कौम का है, किस मजहब का है, किस बिरादरी का है, बल्कि वो एक इंसान है। और आज 80 करोड़ इंसान इस देश के अंदर मजदूर है, गरीब है, जिसको आज जगह जगह लोग मजदूर परेशान हाल है, उनके पहुंचाने के लिए भी कोई माकूल अभी तक इंतजाम नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनको घर पहुंचाया जाए और इस देश को बचाने के लिए हिंदुस्तान का जो आईन डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था, उसको देखते हुए हमें बहरहाल कानून की रोशनी में काम करना चाहिए और देश
का एक कोई भी छोटे से छोटा गरीब से गरीब इंसान जो है वो देश का पूरा जिम्मेदार है, और सब मिलकर इसको बचाएंगे तो देश बच पाएगा हमारा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ये बात कहकर कि ये हमारी जिंदगी दास्तां है इतनी तूलानी, ये अफसाना समझने से है कासिर फहमे इंसानी, ये धोखा है कि बुझती जा रही है शम्मे नूरानी, अभी बाकी है इन तारों में इन टूटे हुए तारों में ताबन। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पूरे जिस तरह से नॉर्मल प्रोटेस्टर्स जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, जिनके बारे में कोई पहले तफ्तीश नहीं हुई थी, वो स्टूडेंट जिनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या वाकई इतने बड़े खूंखार अपराधी थे, या जिस तरह से प्रोटेस्टर्स को दिल्ली पुलिस डील कर रही है, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा माजिद मेमन साहब से, जो कि पार्लियामेंटेरियन के साथ साथ बहुत मशहूर एडवोकेट भी हैं, कि वो लीगल एस्पेक्ट्स में भी इस पूरे मूवमेंट को जिस तरह से क्रच किया जा रहा है उस पर हो जाएगा। मीडिया आपसे सवाल लेगी। हाँ चलेगा, बात तो आ गई। माजिद साहब आप थोड़ा सा दोबारा बोले, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट कर दीजिए खुद को, आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ। एक मिनट मैं म्यूट कर देता हूँ। नाउ वी आर गेटिंग योर वॉइस, प्लीज। Are you getting my voice? Yeah, we are getting your voice. Please go ahead. Now, there are two important issues जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तो कोविड-19 की लड़ाई, और दूसरा फसादात में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी या कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी। मैं पहले आपको 1 मिनट में कोविड-19 की लड़ाई के बारे में भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र की सरकार ने किस तरह से कदम उठाए और कितनी उसमें सफलता हुई, हाउ मच वी हैव सक्सीडेड एटसेट्रा, उस पर एक वक्त बहुत कम है, वेरी शॉर्ट में मैं कहूँगा। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए, कौन बोल रहा है? फरवरी के महीने में गुजरात में हमने देखा कि अच्छा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज। गुजरात में ट्रंप की आमद पर जो एक बड़ा जम्मे गफीर वहां लाखों की तादाद में जमा किया गया था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या वहां बाहर से आए हुए सैकड़ों हजारों लोग थे, उन्होंने किसी ने कोरोना वायरस को लाकर फैलाया? इस पर कोई जांच नहीं हुई और इसको कोई सवाल नहीं कर सकता, इसलिए कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सफल प्रोग्राम रहा। उसके बाद 18 मार्च को, देखिए ये बहुत अहम चीज मैं बताने जा रहा हूँ, 18 मार्च को सुबह 11 बजे जब पार्लियामेंट के सेशंस के लिए लोग इकट्ठा हुए और राज्यसभा में 11:02 पर जब चेयरमैन साहब तशरीफ लाए और उनको रिसीव करने के लिए हमारे कुछ साथी एमपी खड़े हुए, तो उनमें से कुछ लोगों ने मास्क पहना हुआ था। 18 मार्च, आप अंदाजा लगाइए कि जब पूरी दुनिया में कोरोना की लड़ाई चल रही थी और सबको पता था, भारत में 4 मौतें हो चुकी थी उस दिन। 18 मार्च को 11:02 पर चेयरमैन साहब कहते हैं कि मास्क निकालिए वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये मेरी समझ में नहीं आई बात। ये क्या सरकार इसको एक्सप्लेन करेगी कि हमारे चेयरमैन साहब ने किस गैर जिम्मेदाराना तरीके से इनकरेज करने की बजाय कोरोना की लड़ाई को डिस्करेज किया था कि खत्म करें इस किस्से को। हम आते हैं अब ये कि फसादात के ताल्लुक से आप सबकी तवज्जो, खास तौर पर मनोज झा और हमारे दानिश साहब, मैं आपको इस बात की तवज्जो चाहूंगा कि 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने रिट पिटीशन नंबर 565 ऑफ 2020 filed by Harsh Mangar was heard by Justice Muralidharan and Justice Talwant Singh. मेरे पास ये आदेश है
और इस आदेश को पढ़ने के बाद मुझे बड़ा हैरत हो रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे क्रिमिनल लॉ का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से फसादात में पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए। आम तौर पर हमने देखा है इस मुल्क में कि जहां जानिबदाराना तरीके से तफ्तीश होती है, मुसलमानों के खिलाफ अक्सर हमने देखा है कि ज्यादतियां होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, उन पर थोपे जाते हैं इल्जाम। मुसलमान अगर मजलूम है तब भी वो जालिम के रूप में पेश किया जाता है। ये तमाम चीजें तो इतिहास रहा। इस पर्टिकुलर मामले में 26 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने 4 क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स प्ले की गई अदालत में। उसमें पहली क्लिप थी यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की, गोली मारो सालो। उसके बाद दूसरी क्लिप थी भारतीय जनता पार्टी के एमपी श्री प्रवेश वर्मा की, जो दिल्ली वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी हैं। उसके बाद तीसरी स्पीच थी कपिल मिश्रा की, जो 23 फरवरी की थी, जो डीसीपी के सामने उन्होंने भाषण दिया था। और चौथी क्लिप थी एक अभय वर्मा की, जो सिटिंग एमएलए हैं लक्ष्मी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली, वहां। अदालत ने इन चारों क्लिपों को सुना और उसके बाद अदालत ने जो हुक्म दिए हैं उसमें अदालत ने ये कहा अपने ऑर्डर के अंदर कि इन क्लिप्स को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देयर इज अ प्राइमा फेसी केस ऑफ ऑफेंसेस डिस्क्राइबिंग the meeting the description of crime under section 153A and B IPC। और उन्होंने आदेश दिए कि एफआईआर इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं रजिस्टर की गई। और अभी के अभी आप जाएं, इसे रजिस्टर करें और कल सुबह 11:30 बजे हमारे सामने पेश करें। ये आदेश है मुरलीधरन जी का। और उसी रात को मुरलीधरन जी को वहां से हटा दिया गया। ये हमारे यहाँ का इंसाफ का आलम है। और दूसरे दिन दूसरे बेंच के सामने, क्योंकि इस दिन 26 तारीख को जब ये मैटर सुनी गई, क्लिपिंग्स, वीडियो क्लिपिंग चलाई गई, उनको सुनने के बाद अदालत का ये कहना है कि लोग मर रहे हैं वहां, फसादात जारी हैं 26 फरवरी को। और ये 4 जो जिन्होंने भड़काऊ भाषण देकर गोली मारने की बात की है, उनके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? तो उसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि वी आर वेटिंग फॉर एन अप्रोप्रिएट और कंड्यूसिव टाइम टू रजिस्टर एफआईआर। जिस पर अदालत ने आग भगोला होकर उनसे पूछा, तो यह आदेश में लिखा हुआ है, ये पूछा कि वी डोंट अंडरस्टैंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर व्हाट अप्रोप्रिएट टाइम यू आर वेटिंग फॉर। और मैं अपने फौजदारी कानून के 50 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ, जो मैं बदकिस्मती से उस अदालत में वहां मौजूद नहीं था, लेकिन अदालत ने बाकायदा जो आदेश दिए हैं कि डिले इन लॉजिंग एफआईआर, डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर sometimes causes serious blow to prosecution, and in my own career I have succeeded in getting the offences disproved because the FIR was not lodged in time। तो इन 4 मामलात में अदालत ने, डिवीजन बेंच ने उनको सुनने के बाद ये कहा कि प्राइमा फेसी ऑफेंस अंडर 153A and B is disclosed by these expressions। इन्होंने जो बातें की है वो भड़काऊ भाषण है, मुल्क को बांटने वाले भाषण है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब अदालत ने ये कहा कि इसे आज के आज करें, कल मेरे पास पेश करें, तो उस जज को वहां से हटा दिया गया। दूसरे दिन दूसरी बेंच के सामने अदालत आई। The federal principles in our country, undermining the rights of state governments in the country. In the name of fighting pandemic, this government is snatching the odd-won trade union rights, working class rights in the country. In the name of fighting pandemic, this government is undermining democracy. This government is undermining parliament. This government is pursuing its aggressive neoliberal policies. Having said that, I do see the grave danger to our secular democratic fabric of our society, to our constitution. While fighting pandemic, there should be unity of the people, but the government continues its attacks on the activists. They are student activists, they are intellectuals, they are human rights activists, they are democratic rights activists.
across the country. There is a pattern. Delhi police, yes, it acts in its own way, but what is Delhi police? It is directly under the Home Ministry, Home Minister. Home Minister must be held answerable, accountable for all that Delhi police is doing. There is a pattern, there is a trend. Ever since BJP, RSS combined captured power, the universities, the intellectuals, the activists have become targets, What happened in Hyderabad Central University? Why Rohit Vemala should commit suicide? It was an institutional murder. What happened in JNU? Sedition charges against student activists. And what is happening in other universities? Horrific things are happening. And we should keep in mind why it is all happening. The RSS BJP combined is trying to push through its communal fascist agenda. It is nothing but fascism. It is nothing but neo-fascism. We should keep in mind. Yes, when I was in Parliament, I moved a private member resolution against opposing sedition. And when UAPA was first time introduced in Parliament, I, on behalf of my party, CPI, opposed it. Now it has been made more draconian, and we need to fight why this sedition law, UAPA, should be applied, should be implemented, should be applied against activists. That's what we should question. And there are issues in the name of fighting left-wing extremism. What this government is doing, Dr. Sai Baba, the professor of Delhi University, 95% disabled person, he is asking for bail. He is asking for transfer from Nagpur Central Jail to Hyderabad. It is not given. Now we see the old poet, is renowned poet, old man, Varavara Rao. He has been arrested. The other activists, Navlaka, Anand, they have been arrested. Already Sudha Bardwaj and everyone is in jail. Now the student activists, the Jamia students and all other students are being attacked. And when I read about her, she's a pregnant young woman. And this government is so ruthless. This government is so inhuman. This is what we should understand. So we should fight this government. There is a need for a united political movement and opposing this government. Yes, CAA. When CAA was taken up in Parliament, my party opposed. The Citizenship Amendment Act is not just opposed to Muslims. Yes, it is opposed to Muslims. At the same time, it is opposed to Dalits, it is opposed to Adivasis, it is opposed to poor and backward class people. That is why we say it is anti-people, it is opposed to the people. And again, I stress, there is a pattern ever since BJP, RSS combined captured power. The Article 370, the statehood of Kashmir was snatched, Jammu and Kashmir. Now, where is democracy in Jammu and Kashmir? Why they are not releasing hundreds of political activists? Why they are not restoring the normalcy, even communications in Jammu and Kashmir? We should question. After that, I don't want to get into another debate on Ayodhya, but it happened and it has raised several questions. And Mr. Mammon is here. He was reading many documents, but judiciary,
our judiciary needs to be independent. Our judiciary, Dr. Ambedkar, while framing the constitution, made it clear our judiciary should not become dependent judiciary. At the same time, parliament also. Parliament is a supreme institution in our democracy, but parliament should not become redundant. These are all happening today. That's why there are certain issues, serious issues. Yes, corona pandemic, we need to fight, and we are fighting. Finally, people will succeed. But can we afford to lose democracy? Can we afford to allow this country to become a country ruled by fascists and neo-fascists? This is what we should think over. So it is a political fight. It is not just a Muslim question. It is question of the people on one side, the other communal fascists on the other side. And this is what we should understand. And our party stands with all these people, and we are continuously demanding, release them. And why you are using UAPA? Why you are using sedition law against student activists? And our own students are being targeted, and sedition charges are applied our own students. And so it is a real threat to the very existence of our democratic republic. And we will have to save our country. We will have to save India. And I agree with many of my friends when they say we need to save India. And how to save India? If we don't come together, if we don't take up these issues politically and legally, what my good friend Memon says is okay. But these are all certain basic political questions. We need to take them at political level. And even our young people are becoming more political, and they are on the streets. We could see at the time of anti-CAA protests, spontaneous women, youth, students, they all came on the streets. No political party went and organized them. They themselves rallied on the streets to resist the fascist agenda of the present establishment and save the country. That is what we should understand. At this point of time, I express my party's solidarity. I oppose the use of UAPA and other draconian laws against activists. I demand they must be released, and if there are charges, let law take its course. Let government not decide. And if law should take its course, we should uphold the fundamental values of our constitution. This is what we have been saying. And it is easy to appropriate Ambedkar, but you should show that the legacy of Ambedkar is protected, and we carry forward the legacy of Dr. Ambedkar. And what are we going to do in the coming days? That is the challenge. That is the issue before us, and we all will have to consider and think over. Here I stop. Thank you very much. Hello. Hello? 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 Can you hear me? I'm
I'm E.T. Mohammed Bashir. Can you hear me? Pardon? Hello. I'm E.T. Mohammed Bashir speaking. I wish to start from where Mr. Raja has talked. He was saying the necessity of a joint political movement in this country against the injustice done by the government and the police. And we all know that it is high time to react on this kind of things. Unfortunately, because of the COVID-19 and related kind of things, people were keeping quiet. And there was no agitation, there was no protest, and there was no any. Audio alladamma. हेलो हेलो जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये जो आज के दौर में हमारे नौजवान साथियों की गिरफ्तारी हो रही हैं, जो कि एनआरसी और सीए के मुतालिक है, इसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लॉकडाउन के ज़माने में भी ये सरकार के लोग नौजवान साथियों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। और इसके अलावा पूरे इंडिया में इस वक्त लगभग 40,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये इस तरह की हरकत नाजेबा है और सरकार को चाहिए कि इस कार्रवाई को फौरन रोके, क्योंकि आज पूरी दुनिया कोविड-19 से गुजर रही है और उसके साथ साथ हम हिंदुस्तान के लोग भी कोविड-19 से गुजर रहे हैं। हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए अपना फोकस करना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि मौजूदा सरकार कोविड-19 को कंट्रोल करने में फेल हो गई है। इसलिए अब ये लोग अपना जहन बदलने के लिए, लोगों का जहन बदलने के लिए, आवाम का जहन बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि इस कोविड-19 की नाकामियों से हटकर दूसरी तरफ लोगों का जहन लगा दिया जाए, तवज्जो दिलाई जाए। ये बहुत घटिया और खराब बात है। अब तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी इनको, इन गिरफ्तारियों, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि लोगों को जेलों से बाहर निकाला जाए और उसमें रियायतें दी जाए ताकि जेल से लोग बाहर आ जाएं। और उसके उलट मौजूदा सरकार इस बात की कोशिश कर रही है बदले की भावना से जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बका के लिए सीए के खिलाफ
अपनी लड़ाई लड़ी, एनआरसी के खिलाफ अपनी लड़ाई, एनपीआर के अपने खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन लोगों को टारगेट करने का काम कर रही है। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और इसके साथ साथ कहना चाहेंगे कि इसका रिएक्शन गलत होगा, इससे हिंदुस्तान की इमेज खराब बनेगी, जमहूरियत की खराब बनेगी इमेज। इसलिए जमहूरियत की बका के लिए, हिंदुस्तान की इमेज की बका के लिए ये जरूरी है कि हम लोग सबसे पहले अपना फोकस कोविड-19 पर लगाएं और गिरफ्तारी बंद करें, और अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार कर गया है उनको छोड़ने का काम किया जाए। शुक्रिया। Yes, what I'm going to conclude. What I would like to say is, I don't know other points whether he got it or not. Anyway, what I'm saying is, it is high time to react. Now there is limitation because of this COVID-19. There is a restriction, but we must start saying all about this. Now this press conference is a very good initiative because we are meeting of the like-minded person. So we have to talk to the people on the injustice taking place in this country. Not only that, BJP government is having a clear-cut agenda. What is that? They know that after this COVID crisis is over, this kind of issue may come again. That's what they are planning. CAA, anti-CAA agitation, it was stopped because of this coronavirus kind of things. Then, now they have got some more plan in their, in their dream. They will take it up. When they take it up, they want to keep everybody in the fear complex. That is the agenda. We have to realize it and we have to react on this. That is what I would like to say in brief. Anyhow, I agree with my former speakers, and this is a good initiative. We must continue this. And the media persons, I would like to say one more thing to our most respected media persons. We hope that as the fourth stage, media will take up these cases, because let everybody understand that BJP wanted to keep everything in the darkness. Media persons can only help to bring this kind of facts before the public. I hope that the media persons also will cooperate for this noble cause. These are my humble submissions. Thank you very much. Hello. Hello. Yes, I am. Hello. Yes. I am Bashir here. Bashir, ET again. Tell me. Can I start? Yes, please. Yeah. Thank you so much. I would not like to take much of the time here, because most of the points have been raised, highlighted and flagged either by Manoj Jhaji or by D. Raja or the other speakers who have spoken till now. I just like to mention a few points that this government needs to understand or has failed to understand or doesn't want to appreciate the fact that the right to oppose and agitate are fundamental to any democratic setup. They deliberately want to curtail our rights, and they don't understand that no democratic setup in the entire world has curtailed the right to oppose and agitate. This is not the first government in independent India. We had several parties in power from 47 till now. Even my party was there in power for several years. Student activism in India have been there prior to Indian independence. College campuses and university campuses have been the hotbed of student struggles and movement in this country.
Many of the ministers, those who are there, many of the MPs, those who are there from the ruling dispensation, have been a part of some movement or the other in the college or the university. Now, when they are in power, this party wants to snatch away the right to agitate and express our concerns against the government. I would just like to mention here that no prime minister, no leader, no minister is above criticism. कोई भी एक प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है तो खुदा नहीं बन जाता। हिंदुस्तान इसके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, बहुत सारे मंत्रियां देखे, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे, और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आएंगे, बहुत सारे मंत्री और मुख्यमंत्री आएंगे। लेकिन कोई मंत्री पद की पोस्ट पे या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की पोस्ट पे जब बैठता है तो खुदा नहीं बन जाता कि वो क्रिटिसिज्म के ऊपर हो जाए। किसी भी डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी लॉ जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पास होता है उसको हिंदुस्तान के हर सिटीजन को राइट है उसको क्रिटिसाइज करने का, उसको अपोज करने का। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है, and it has happened in many parts of the world, that when you have a brute majority, you try and get anything passed in the parliaments, but the people have rose to the occasion and opposed the draconian laws or the black laws that have been passed by those countries and those parliament in their countries. And this has happened in our country also in the past. So this movement was a spontaneous movement, not by any party. I don't think I have seen even a single party flag across the country while the people have been protesting. It was a spontaneous movement. It was a movement by the people of this country. It was a movement by the people wanting to save the democracy, wanting to save the constitution of this country. It is not just the Shaheen Bagh area or the Jamia Millia or the JNU student or Delhi University students who were agitating. I think every campus in this country, after a long time, seen this kind of an agitation, this kind of a movement. Every college, every university, not only in India, across the world, agitated on against this black laws. Sections of media, ministers in the government, leaders of the ruling party, leaders of the organization who are supporting the government went out and tried to create a division in the agitation by calling it's only an agitation by one people belonging or activists belonging to one religion. I should be thankful to every individual who participated in this movement, because the movement gained in strength, the movement gained steam, the movement got energy by every passing day. The movement had to be suspended because of COVID-19 pandemic. The government should understand this. It has to be suspended. It is not called off. It had to be suspended. The government cannot, or the leaders in the ruling party cannot give speeches which will create friction, which will create violent incidents, and then you can't have state-sponsored riots in this country. It is very clear how the riots in Delhi have taken place. Now, making complete use of the lockdown so that the students from the universities cannot come on the streets. So they know that the political parties, the workers of the political parties can't come on the streets and agitate now. Making use of this lockdown, they have tried and targeted all those leaders of anti-CAA, NRC, NPR protests in Delhi. They failed to understand. There were hundreds and hundreds of spots in this country during anti-CAA protests where Shaheen Bagh kind of stages were set up. They have tried to target the Jamia Coordination Committee. They have tried to target the Jamia Alumni Association. They have tried to target Hum Bharat Ke Log. They have tried to target Pinjra Tod. They have tried to target the activists from Jawaharlal Nehru University. They are trying to target every voice that has supported this movement. Please don't be under the impression that if you book or arrest a few people
who are leading this movement, that this movement will die down. For every Shifaur Rahman, for every Miran, for every Devanga, for every Natasha, for every Safura, there will be hundreds and thousands of people who will rise against this fascist tendency of the government, will rise against this draconian laws, will rise against these black laws, and post-lockdown, post-pandemic lockdown, this country will again see a surge of agitations across the country. They should remember today, on every street in every town of United States of America, there are people agitating, shouting slogans. They are on the roads today at this point when we are speaking here, just agitating against one murder by a policeman. Here in India today, we are seeing a situation where every day people are being lynched, every day people are being tortured, every day people are being killed for the simple reason that they belong to one particular religion. I think this is not the India which the founding fathers of our constitution, the freedom fighters of our country envisaged. We need to tell the people of this country that these are the things that are happening in the name of the lockdown in this country. Every voice of dissent is being, every dissent of voice is being trampled. Every voice that is being raised against the government is being tried to stop. We need to all rise in unison. Every liberal, progressive, secular, and a person who believes in democratic and plural values of this country will have to rise to this occasion and oppose these arrests and have to see that these people are, all these students who have been arrested are out of the jails, and at the same time, these draconian laws are taken back. Thank you so much. Thank you, Nasir Bhai. If anyone from the panel want to add anything, otherwise we'll open the session for the question answer for the panel. Manoj Bhai, Manoj sir. Nadeem sir. Ji. Let's take questions from the press. Raja sir want to say something. Comrade Raja want to say around something. Yeah, Raja sir, please unmute yourself and then. We can't hear you. You have to unmute yourself. We can't hear you. Now, do you hear me? Yes. Now we can hear you. What I wanted to say, one senior journalist, political analyst, has written, what we witness today is maximum pandemic and minimum governance. Democracy is in quarantine. So we should understand the seriousness of the situation. As my previous speaker, my good friend Hussain pointed out, what is happening in this country? Nobody can question the government. Nobody can criticize the policies of the government. If somebody does it, he or she will be dubbed as anti-national. Their patriotism will be questioned. What is happening in our country? This is what we all should put our heads together. It is the question of saving the nation. It is the question of saving democracy. It is the question of
saving the interests of the toiling masses, the working people who are the real wealth creators, who are the real builders of our economy. If we keep this in mind, and we can challenge this government, and we can build up a movement. As my previous speaker said, United States, all cities are witnessing massive protests, and Mr. Trump may say, I will mount vicious dogs, and shooting will be ordered. Despite all those threats, people are fighting. And the Indian people also have gone through many experiences. Indian people will get up, and as political activists, as legal professionals, we all should take note of what is happening around us and see people are rallied. That is what I thought I should add. Thanks. Thank you. Now it's session is open for the journalists. मुमताज भाई, have you started? आपका कोई सवाल था शायद? मुमताज आलम रिजवी साहब इनकलाब से, अनम्यूट कर लें अपने आप को। अनम्यूट कर लेता हूँ। एक तो ये कि मैं ये जानना चाहता हूँ, जितने हमारे जो भी सवाल करे जर्नलिस्ट साथी, अगर अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दे तो पैनलिस्ट के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपने कि सवाल आपका पूरे पैनल में किससे है, ताकि टाइम भी बच सके। एक तो ये कि हमारा सवाल सबसे है, और आपने हमारा तारुफ करा दिया इनकलाब से। मैं मुमताज आलम रिजवी। एक तो ये कि बार बार जो ये हमारे सभी लीडरान ने कहा कि कोरोना के वक्त जो ये करना चाहिए, दरअसल ये हुकूमत, क्या आपको नहीं लगता कि ये कोविड-19 को एक मौके के तौर पर वो देख रही है कि हमें मौका मिला है कि हम जितने हमने जो भी किया है उसको इम्प्लीमेंट कर दें। और आपने देखा भी होगा कि अभी जिनको कामयाबी इन्होंने बताया, जैसा कि कल कांग्रेस ने, सिब्बल साहब ने कहा कि वो कम्युनल एजेंडा थे, चाहे वो 370 हो, सीएए हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर का इशू हो, या इस तरीके से जो भी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको ये इम्प्लीमेंट, ये कोविड को एक मौके के तौर पर देख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 कि जब ये सब हो रहा है, 40,000 गिरफ्तारियां हो गई, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया, तो क्या तमाम पार्टियां, जब कोविड पे एक मुत्तहिदा मीटिंग हो सकती है, एक ऑर्गेनाइज मीटिंग हो सकती है, तो क्या अपोजिशन लीडरान जो हैं या अपोजिशन पार्टियां इस मसले पर क्या मीटिंग नहीं कर सकती थी? ये भी तो एक बड़ा मसला है कि 40,000 लोग गिरफ्तार हो गए, यूएपीए का मिसयूज हो रहा है, तो आखिर इस पर अब तक क्यों नहीं हुआ है? नदीम जावेद सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से तो आप लोग क्या करें? तीसरी चीज ये कि आखिर जो मुल्क का मुसलमान, बार बार सेकुलर पार्टियों की नजर में मुल्क का मुसलमान बेचारा है, भाजपा की नजर में चारा है, तो ये बेचारा और चारा में कहाँ स्टैंड करेगा मुसलमान? क्या उसका फ्यूचर होगा? इस पर हम जवाब चाहते हैं आप सभी से। शुक्रिया मुमताज भाई। बहरहाल मेरा नाम मैं अपना एडिट कर देता हूँ, मेरा नाम नदीम खान है, आप शायद नाम नदीम जावेद ले गए। अच्छा, वो उनका ज्यादा मेरा ताल्लुक है, इसलिए नदीम जावेद का नाम ज्यादा। मनोज सर जवाब देना चाहिए। मुमताज साहब, आपके सवालों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मैं सामने रख देना चाहता हूँ। जैसे कोविड-19 को लेकर के हम लोग लगातार नदीम जी से और हम तमाम अपोजिशन के मेंबर्स भी हम बात करते रहे। कोविड-19 में ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडाई निकल करके आया, क्योंकि ये जो हमारे स्टूडेंट्स की अरेस्ट हुई हैं, ये आइडेंटिटी बेस्ड अरेस्ट, कोई मुगालते में ना रहे। बाकी दलितों के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है, प्रवासी मजदूर के साथ हो रहा है, लेकिन ये सारे अरेस्ट पहचान के आधार पर हो गए हैं। मतलब सब्जुगेशन हो रहा है, ब्रूटलाइजेशन हो रहा है। कोविड-19 की वजह से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अवरुद्ध है। मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं 3 दिन गया कोर्ट में, कोई हियरिंग नहीं होती है, पुलिस कस्टडी मांगती है, मिल जाता है। और राजा साहब ने ठीक कहा कि ये सीधे टॉप से आ रहा है, जो कि नीचे वाले ऑफिसर कहते भी हैं। तो अब ये 2 लड़ाई का रास्ता खुलता है, एक है लीगल बैटल जो लड़ा जाएगा, और एक है पॉलिटिकल बैटल। अपोजिशन
पूरी दुनिया में ओवरवेल्म थी। मैं बताऊं, एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ, कोरोना कंसेंसस। अरे अभी क्रिटिसाइज मत करो, सरकार की आलोचना मत करो, हम बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो अपोजिशन की वॉइस थी, जो उनका मंतव्य था, इसकी जो संजीदगी थी, इससे हमारे रूलिंग पार्टी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी बीते दिनों राजा साहब इत्तेफाक रखेंगे, 22 अपोजिशन पार्टी की बैठक हुई थी। मैंने खुद इस इश्यू को रेज किया था, क्योंकि डिमांड इकोनॉमिक इश्यूज पे आ रही थी, इसको जोड़ा नहीं गया, लेकिन इस पर चर्चा हुई है। और एक बार आखिरी चीज मैं कहूं, ये एक टेस्टिंग टाइम है। मुझे खुद भी दोहरा चरित्र अद्भुत लगता है। जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद इतने सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी है पूरे हिंदुस्तान में, और हमारे यहाँ बल्कि उसी तरह की चीजें बीते महीनों में हो रही है। तो शायद ये चर्निंग है। मुझे लगता है कि इस तरह के संवाद से रास्ता निकलेगा। मैं ऑप्टिमिस्ट बहुत नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि अपोजिशन की भी होगी, सिविल सोसाइटी भी साथ आएंगे, और ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई भी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई में मैं समझता हूं कि हम सब एक दूसरे का साथ दे करके लड़ेंगे और कामयाब होंगे। शुक्रिया मनोज सर। एनीवन एल्स? दानिश भाई, आप कुछ बोलना? हाँ, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, पूछो। अभी ये सवाल पूरा हो जाने दिए, दानिश भाई कुछ बात रखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये दानिश साहब आप अनम्यूट कर लें, आपका अभी वो म्यूट है जी, आप प्लीज कहें। मैं मनोज भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए इतना ही कहूंगा कि जो मुमताज साहब ने सवाल किया है कि पॉलिटिकली जो है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसिएशन है, वो आपदा को अवसर में अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बदलने में कामयाब रहा है, कि जो उनको एजेंडा अपना इम्प्लीमेंट करना था उसमें वो कामयाब रहे। और कोविड-19 का बहाना लेते हुए, मैं जानता हूं कि मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक क्रिमिनल जो है पुलिस की वर्दी पहन करके कहीं हमला कर देता है, और जब मैं बड़े पुलिस अधिकारी से बात करता हूं तो वो कहता है कि साहब उसको 107-51 में मुकदमा दर्ज करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर डायरेक्शंस हैं जुडिशियरी के, डिस्ट्रिक्ट जज इसको जेल ही नहीं भेजेंगे। तो मतलब यूपी में ऐसा हो रहा है, और दिल्ली में जो एक्टिविस्ट थे जिनको झूठे मुकदमों में फंसा के उनको लगातार जेल भेजा जा रहा है। तो ये तो पूरा सिस्टम जो है, पूरे सिस्टम ने सोच समझ के, जो आपका सवाल है मुमताज साहब, वो बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने जो है उसका इस मजबूरी का फायदा उठाया है, जबकि देश की आवाम, ऑपोजिशन पार्टीज, इंटेलेक्चुअल्स इस काम में रहे कि पहले किसी तरीके से कोविड-19 से लड़ा जाए, उसके बाद हम अपने पॉलिटिकल सवालों को उठाएंगे। लेकिन सरकार जो है कोविड-19 से फाइट करने के बहाने जो है ये सारे काम करती रही और मजलूमों को जेल में भेजती रही। दानिश भाई, बर्ग साहब इसी सवाल पे कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। बर्ग साहब पहले अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक्रोफोन को। नदीम साहब थोड़ा सवालें ले लीजिए, एक सवाल पे 5-5, 6 लोग प्रतिक्रिया देंगे ना, फिर वो बड़ा लंबा हो जाएगा। थोड़ा वेट करिए। हाँ, बारी साहब आपका कोई सवाल था? अब्दुल बारी मसूद साहब, आप सवाल कर ले, फिर एक साथ 2-3 सवालों को लेके फिर प्रतिक्रिया ले। हाँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं अब यहाँ पर आपने काफी एमपी जमा किए हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से। ये जो सिचुएशन है, इसके लिए क्या वर्चुअल पार्लियामेंट बुलाने का डिमांड की जाएगी इन एमपीएस की तरफ से? और पार्लियामेंट में इस सिलसिले में क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे ये लोग? अगर वर्चुअल पार्लियामेंट जो है तो कॉल की जाती है, उसका इजलास जो है सेशन कॉल किया जाता है, कन्वीन किया जाता है, इंडिया केस क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि डिफरेंट पार्टीज के एमपीज यहाँ पर जमा है। यू गॉट माय पॉइंट? हेलो नदीम साहब, या आप दूसरे कोई और लेना चाहिए। हाँ, ये हमारे कांग्रेस पार्टी से है, नसीर साहब है फ्रॉम बेंगलोर, एंड मिस्टर E.T. बशीर, मिस्टर मनोज झा साहब, एंड मिस्टर डी राजा। हो गया, आपका सवाल हो गया। और कोई सवाल दूसरे जो है सवाल कर सकते हैं।
करना चाह रहे हैं तो। सर मैं सिटीजन से बोल रही हूँ। जी सुभद्रा प्लीज। मेरा क्वेश्चन है कि कल एक पर्टिकुलर पोस्टर जो है वो फेसबुक पे काफी वायरल हुआ कि 3 जून को प्रोटेस्ट होने वाला है, एंटी एनआरसी एंटी सीए प्रोटेस्ट, नेशन वाइड प्रोटेस्ट। इसके बारे में आपको कुछ पता है? ये सवाल आपका शायद शुरू में ही आ गया था। ये हाँ। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसको ऑनलाइन प्रोटेस्ट का कॉल दिए हुए हैं। ये कोई फिजिकल फॉर्म में प्रोटेस्ट नहीं होगा, ये सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट होगा। वो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कॉल दिया हुआ है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उसको चला रहे हैं, 15-20 संगठन का। तो वो तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे मैंने लास्ट लिस्ट जो उसमें देखी थी, तकरीबन 30 संगठनों ने उसको इंडोर्स किया था। तो ऑनलाइन तो कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सब सिविल सोसाइटी के तमाम लोग उसका समर्थन कर भी रहे हैं। ये सवाल थोड़ा सा उस दायरे से बाहर है। ये पैनल से अगर कोई डायरेक्टली आपका कोई क्वेश्चन है तो आप करें प्लीज। नहीं अभी नहीं, थैंक यू। प्रदीप भाई, आदित्य बोल रहा हूँ, सवाल था एक। जी 2 सवाल है मेरे। एक मेन जो कांग्रेस के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है उनसे कि सर जिस कदर यूएपीए के तहत अरेस्ट हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यूएपीए अमेंडमेंट को बैक करने में? मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? वो अनम्यूट कर लीजिए। अमेंडमेंट को बैक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, अरे कॉल बैक अनम्यूट कर करता हूँ। लीजिए भाई, कौन है वो कौन है? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मैं कह रहा था कि यूएपीए अमेंडमेंट को बैक करने में क्या गलती हुई, और क्योंकि अब तो देख रहे हैं कि यूएपीए के अंदर कांग्रेस के अपने लोग इशरत जहां जैसे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। दूसरा सवाल एक थोड़ा ब्रॉडर सवाल था कि ये कोविड-19 के चलते हमें देखा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत और ज्यादा फैलाई गई है, प्रोपेगेंडा किया गया है और समाज में कुछ हद तक वो कामयाब भी हुआ है। तो इस इस्लामोफोबिया को काउंटर आप आने वाले दिनों में कैसे करेंगे? ऑपोजिशन का क्या प्लान है? ये 2 सवाल है सर। और कोई सवाल आए? जी मैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए सर, बोलिए। जी देखिए, हमारे सामने इस कोरोना से पहले जो हालात थे वो एनआरसी और सीए के सिलसिले में बहरहाल गवर्नमेंट काफी हम लोगों को सता रही थी, लेकिन इसके बाद जब से ये कोविड और ये 19 का दौर आया है, इसमें एनआरसी और सीए के मसाइल को उठाने का क्या मकसद है? अगर इसकी आड़ में ये अपनी पॉलिसी, दूसरे लोगों ने, सबने, मनोज साहब ने और उन्होंने भी सबने अपने ख्यालात का इजहार किया है, तो मैं चाहता हूं कि डेमोक्रेसी कैसे बचेगी इस देश के अंदर अगर यही हालात रहे? तो मेरी मांग है कि सारा अपोजिशन एक जगह इकट्ठा होकर इस पॉलिसी को हमें तय करना होगा। तो हमें गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के खिलाफ लड़ने के लिए क्या कदम उठाना है, और ऐसा नहीं किया गया तो डेमोक्रेसी नहीं बच पाएगी, कानून नहीं बच पाएगा। ये मेरी मांग है। और जो लोग इस वक्त जेलों के अंदर बंद कर दिए गए हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जो कि मुसलमानों का कीमती सरमाया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी, दोबारा इनको बचाने के लिए इनके लोगों को, स्टूडेंट जो काम करते हैं, पर उनको इशार में उठाया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। तो मेरी मांग है कि जो लोग इनमें इसमें बंद कर दिए हैं, चाहे जामिया मिल्लिया के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के या जेएनयू के, उन सबको फौरन रिहा किया जाए और इस पॉलिसी को गवर्नमेंट अपनी बदले और साफ बतलाए कि वो देश के अंदर कोरोना से लड़ना चाहती है या एनआरसी और मतलब ये कि सीए से लड़ना चाहती है। ये बात साफ करनी चाहिए। और अगर इसी में
इसकी आड़ में वो अपना खेल खेलती रही बीजेपी, तो इससे देश को नुकसान होगा। ठीक है, शुक्रिया भट्ट साहब। नासिर भाई आप जवाब देंगे? जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे आरजेडी के स्पोक्स पर्सन और हमारे साथी राज्यसभा में मनोज झा जी शुरुआत में ही उन्होंने बोला है कि 22 पार्टी की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें ये इशू इन्होंने रेस किया है। बहुत सारे इश्यूज जो कोविड पैंडेमिक से जो रिलेटेड हैं उस पे भी, और जिस तरह से इन्होंने ये यूएपीए को मिसयूज करके जिस तरह स्टूडेंट्स को और एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्टर्स को जिस तरह से ये लोग बंद कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, इस पे भी जो है आने वाले दिनों में बात होगी। अब ये वर्चुअल पार्लियामेंट होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमिटीज के मीटिंग जरूर शुरू हो गए हैं, तो इससे अंदाजा लगता है कि पार्लियामेंट भी जो है कुछ दिनों में पार्लियामेंट का सेशन भी हो सकता है बुलाया जाए। जब भी पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाएगा उसमें तो उठाएंगे ही, मुझे लगता है उसके पहले भी जो है ये अपोजिशन पार्टीज आपस में बात करके इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कैसा इसको काउंटर करना है। दूसरी बात, जहां पे यूएपीए को पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट करने की बात किसी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी जो है एकदम साफ बोली। अगर आप हमारे राज्यसभा में और लोकसभा में जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स ने बात रखी थी, चिदम्बरम साहब की बात कोई सुन ले, वहां पे निकाल के रिकॉर्डिंग है देख लें, कि हम लोगों ने साफ कहा है कि किसी भी संगठन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग करार दे सकते हैं। हम लोग कोई इंडिविजुअल को जो है टेररिस्ट करके हम लोग टेररिस्ट करार नहीं दे सकते। इस पे हम लोगों ने सख्त क्रिटिसिज्म किया, इसका अपोज किया, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ये अपोजिशन हमारा बना रहेगा। अभी आप यूपीए में वही देखने को मिल रहा है, हर किसी को उठा के यूपीए के अंदर जो है बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिस्ट करके घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग जब भी थे, आज भी है, आने वाले दिनों में भी है। जहां तक अपोजिशन यूनिटी की बात है, ये पार्टी की जो लीडरशिप है, जो वरिष्ठ नेतागण है, वो लोग सभी इस पे कॉल लेंगे, और सबको फिक्र है जो हो रहा है, सबको इल्म है जो हो रहा है। बहुत सारे लोग, हमारे पार्टी के लीडर्स भी, हर पार्टी के लीडर्स भी जो है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो सेकुलर और लिबरल वैल्यूज में जो यकीन करते रखते हैं, वो लोग तमाम लोग ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए उन्होंने जो है ये जितने भी अरेस्ट हुए इसके खिलाफ बात रखी है, ट्वीट किए। उन्होंने अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ उन्होंने लिखा है काफी कुछ, ये सबके दिलों में है। मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजी बनेगी और इसके खिलाफ हम तमाम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। शुक्रिया नासिर साहब। एक मिनट नदीम भाई, नासिर भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा यूएपीए के सिलसिले में ये कानून कौन लेकर के आया था, और क्या इनके गिरफ्तारियां नहीं हुई? अभी तक ऐसे भी नौजवान गिरफ्तार हैं जिनका ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। हमारे टाइम का यूएपीए और इस बार जो यूएपीए जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो यूएपीए में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो अमेंडमेंट आ रहा था, इसका पुरजोर विरोध हम लोगों ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया है, और उसी के तहत जो में गिरफ्तारियां हो रहे हैं। और कोई भी लॉ अगर हम भी लाए थे उसमें भी कुछ खामियां हैं तो उसको भी देखना चाहिए। मैं इसी में एक सप्लीमेंट क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ नसीर साहब से भी और वो मनोज झा जी से भी। आरजेडी टाइप की पार्टी तो जो है तो स्टैंड ले रही है, फर्म स्टैंड ले रही है, लेकिन कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या जो दीगर जो अपोजिशन पार्टीज है, दे आर नॉट टेकिंग एनी फर्म स्टैंड ऑन दीज इश्यूज। व्हाट इज द पर्पस? फर्म स्टैंड का मतलब क्या है आपका? फर्म स्टैंड का मतलब क्या है आपका? हम लोग तो खुल के बोल रहे हैं, खुल के उसके विरोध है। जब होता है तब आप लोग खामोश बैठते हैं। अभी आपने जो तो रिलीज किया, आपकी पार्टी ने 6 साल पर वो रिलीज किया है, रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया। मैंने उसमें रेज किया क्वेश्चन कि भाई आपने कम्युनिज्म Yeah, Raja Saab, please. And the second thing is that this press conference is organized for those students and activists, those who have been arrested. What have been done in the past, we are not going for a debate for that. This is a press conference, and the press conference has been organized for those who have been arrested in the recent protest. May I come in? Yeah, please, Raja Saab. If the question is posed, what the political parties are doing, particularly the secular democratic
left parties are doing. In the given situation, what we could do, what we can do, we are doing. On the very issue which we are debating now, the activists, their arrests, the application of UAPA against activists, we 8 parties, my good friend Manoj is sitting here, all left parties, plus RJD, plus Sharad Yadavji's party, plus VCK from Tamil Nadu. We 8 parties wrote to the president asking his intervention. Why this should happen in our country? We did. And we also did a protest, stand in protest. And as independent party, we also organized All India protest. Whatever way it could be possible in the given situation in states, we did. It's not that political party we are doing. That is number one. Now the situation is changing. Let us see how we can move forward. And there was a meeting of 22 parties. My comrade Manoj has referred to it. And there the question was discussed. We will have to think of certain action plan. And that is being discussed. And the process has begun. How it is going to emerge, we'll have to wait and see. What I am trying to say, the political parties are also very much disturbed, worried about what is happening in the country. And political parties are trying to take up these issues in a very effective way in the coming days. This is what I should tell you. And we need the support of people also. And we will have to convince the people. And there are many ways to mobilize the people. And we will have to do, and we are doing. As you are having this press conference, we do organize Zoom meetings with our own cadets, our own activists. We are taking up certain issues, and there are places where people come on the streets also. In many states, I can mention. So we are all working. Political parties are not keeping quiet, particularly the secular democratic parties, the left parties, I can say we are not keeping quiet. Then about the UAPA, of course, the parties will take a position when it comes to parliament, how to amend it. When the original UAPA was introduced in the parliament, I had to oppose that UAPA in the name of every time you refer to left-wing extremism. And I asked, what about the right-wing extremism? The communal fascist forces who are breaking the secular democratic fabric of our country. And left-wing extremism, you may say, they are challenging the government. But right-wing extremism is challenging the very nationhood of our country. They are questioning the very nationhood. A secular democratic republic is being questioned. And there are many issues we need to discuss. We need to put all our heads together, efforts together in the interest of our country and save our country. That's what I thought I should tell. Thank you. Thank you, Raja Saab. There is one question from Khalilur Rahman, and we have received some question in text. So Karuna Jan is asking what is the legal strategy, and the same question from the MK Venu, founder of WAP. If these political parties representative, those who are present in the press conference, are they providing any legal support to these families, because they are all of the student and they don't have any backing kind of thing. Karuna John has the same question, and Rahim from Janmanas is saying that कोरोना का जो खतरा इंडिया में है वही खतरा अमेरिका में भी है, लेकिन क्या वजह है कि इंडिया में सोशल एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियों को लेकर अब तक कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला, और आगे भी यूएपीए की गिरफ्तारियां अगर होती रही तो विरोध कैसे होगा? खलीलुर रहमान इनका लास्ट क्वेश्चन लेकर और फिर इसको कंक्लूड करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो खलील प्लीज. Yeah, I'm Khalil from Times of India. I have a question to Majid Mamun.
Sir, could you throw some light to the role of judiciary? Actually, when the protests were going on, so protesters were being arrested by the police, especially by the Delhi police, and they were not getting bail on time. So, and after that, we have seen there was some criticism of courts during the COVID-19. So, as the migrant prices are going up, so the judiciary didn't take any action. So could you throw some light, sir? Majid Saab have just left it out. I think there is some disconnectivity to Majid Saab. तो उनके So बजाय anyone अगर can आप give, किसी और से सवाल anyone, कर D. लें Raja sir तो can give any. yeah, So anyone can give answer. just name that. कि किससे D. Raja sir, D. Raja sir. D. Raja Saab, please. No, it is a very pertinent question. Comrade Majid Maman could have answered better because he is a very eminent lawyer. But I can respond to it at political level. In fact, 10 senior advocates wrote to the Supreme Court, starting from Mr. Kapil Sibal to Mr. Prashant Bhushan. They wrote a letter to the Supreme Court seeking the judicial intervention. And we know when the question was posed to the Supreme Court about migrant laborers, courts endorsed the view given by the government, but it was questioned, challenged. So there are issues, and we need to think of these issues also. Our judiciary must be more proactive. Our judiciary must be more independent, and many articles are appearing in newspapers. Many former judges and currently judges, they do come out with their own view. Even when Mr. Muralidharan, Mr. Mahmood Manan was referring to him, was when he gave that judgment, he was transferred to Chandigarh. That itself was questioned, and many questions were raised about that. So there are voices coming out, and there are many questions raised in public domain. Let us see how we are going to move forward in the coming days. Thank you, sir. Thank you. मनोज झा जी से अब रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोफेसर मनोज झा से, कि लास्ट एंड कंक्लूड कर दें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोग एक बार फिर इसी तरह से किसी वर्चुअल मोड में ज़रूरत पड़ी या फिजिकली आने की ज़रूरत पड़ी तो फिजिकली भी आएंगे, और वर्चुअल मोड में ज़रूरत पड़ी तो वर्चुअल मोड में भी विल कम बैक अगेन. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर झा से कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करें लास्ट अपने रिमार्क से, जो क्वेश्चंस मैंने पुट अप किए थे जो मेरे साथ स्क्रीन में आए थे. लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन एड्रेस्ड. एक सवाल जो था कि क्या लीगल टीम किस तरह की सपोर्ट, वो मैं समझता हूँ एक एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे है. अभी भी हम में से जो लोग कर रहे हैं इंडिविजुअली कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शायद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक कलेक्टिव विजडम भी प्रिवेल करेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 300-250 जो दिल्ली में अरेस्ट हुए हैं या देश में अलग अलग जहां हजारों की संख्या में अरेस्ट हुए हैं, ये यहीं खत्म नहीं होगी. और मैं समझ रहा हूं कि हम सबको एक थोड़ा हैंड होल्डिंग भी और ज्यादा करना होगा. कई दफा तुम्हारी कमीज मेरी कमीज की वजह से भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ नहीं आ पाती हैं, और यहाँ तो ये वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, सिविल सोसाइटी को और लार्जर पब्लिक को एक साथ आने की जरूरत है. जैसा मैंने कहा शुरुआती में और बाकी मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि आइडेंटिटी इटसेल्फ हैज बिकम अ रीजन फॉर ब्रूटलाइजेशन, और उसमें एक नैरेटिव परोसा जा रहा है. हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि बहुत प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तब जबकि आपको दिल्ली पुलिस के अंदर से ही बात आती है कि सारे इंस्ट्रक्शन हमें टॉप से मिल रहे हैं. तो ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि इस तरह की हमारी कोशिशें और बेहतर होनी चाहिए. और मैं समझता हूं कि एक और चीज जो हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस मौके को, ये जो हालात हो रहे हैं, इसमें कई दफा मेरे अंदर भी एक मायूसी आ जाती है. वो मायूसी नहीं आने देनी है.
क्योंकि वो मायूसी इट डजंट सर्व एनी पर्पस। मायूसी की बहुत वजह है, मैं जानता हूं, बहुत मुश्किल है हम में से अधिकांश लोगों के लिए कह देना। और दूसरी तरफ जिन लोगों को इस पहचान के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जीने पड़ती है, इन चीजों के साथ इस तरह के हादसों से डील करना पड़ता है, वो एक मुश्किल क्षण होता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। नदीम साहब, आपका, हमारे तमाम को पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर गलती से किसी साथी का सवाल छूट गया हो तो हम इस वर्चुअल मोड में फिर से मिलेंगे और तब तक कुछ डेवलपमेंट भी होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि अपोजिशन की तरफ से एक साउंड रॉबस्ट वॉइस जाए, ताकि कम से कम सत्ता को, रूलिंग रेजीम को ये लगे कि कोरोना आप सब कुछ छुपा नहीं सकते हैं। थिंग्स विल अनकवर देमसेल्व्स। थैंक यू नदीम साहब। Thank you all of you. Thank you from the media community and friends from Malaysia. And we'll provide you the press release. We'll mail you all the press release in Hindi and English and all. Thank you. तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा।